नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो को देखने वाले हैं रियल कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का रियल कॉज क्या है, इसका एग्जैक्ट जो कॉज है वो क्या है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो डिफरेंट भ्रांतियों के कारण लोग आप बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट रियल कॉज क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म का वो आज अपन देखेंगे। और उस कॉज को रिमूव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। जो कॉज बताऊंगा और उसको रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कौन सी डाइट हमें लेनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इससे पहले हम देखते हैं थायराइड। थायराइड क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो हमारे थ्रोट मतलब गले में नेक के पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये जो ग्लैंड है ये स्पेसिफिक हार्मोन्स फॉर्म करती है T3 एंड T4 T3 एंड T4 फॉर्म करती है। और ये जो T3 T4 हार्मोन जो है इसे फॉर्म करती है थायराइड, जिसे हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। और ये जो थायराइड हार्मोन होता है, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है जो T3 T4 हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, इस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए एक हार्मोन इसके पास आता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करती है, इस हार्मोन को रिलीज करती है। वो ब्लड से होता हुआ हमारे ग्लैंड के पास आता है और ग्लैंड को काम करने बोलता है आयोडीन का यूज करके फिर वो थायराइड हार्मोन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? थायराइड हार्मोन फॉर्म करता है। कौन सा? एग्जैक्टली T3 फॉर्म करता है। पहले क्या फॉर्म करता है? T3। एग्जैक्टली जो है थायराइड ग्लैंड वो T3 फॉर्म करता है। जो T3 फॉर्म होता है ये उतना एक्टिव फॉर्म नहीं होता है। जो हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन काम करता है उसका जो एक्टिव मॉलिक्यूल वो काम करता है, और जो एक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो एग्जैक्टली होता है T4। वो क्या होता है? T4। तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसने क्या करी, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की परमिशन लेकर या वो उस ग्लैंड को ऑर्डर देगा, और वो जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ की जो सेल है आयोडीन का उपयोग करके T3 का फॉर्मेशन करेगी। मतलब आयोडीन का होना बहुत ही अधिक जरूरी है। ठीक है, साथ में एक बता दूं यहाँ पर सेलेनियम नाम का इंपॉर्टेंट मिनरल होता है जो इस प्रोसेस को करने के लिए, इस मैकेनिज्म को करने के लिए, T3 को बनाने के लिए, आयोडीन को यूज करके T3 बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर करता है। तो सेलेनियम का होना बहुत जरूरी है, आयोडीन का होना बहुत जरूरी है, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का अच्छा होना जरूरी है। और हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वाकई वो अच्छी फंक्शनिंग करें। वाकई मतलब जैसे ही आपका T3 बोलेगा, वो ग्लैंड को बोलेगा, तभी हमारा T3 पर जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो हमारी ब्रेन से आ रहा है, वो जो ब्रेन से निकला जो हार्मोन है, जब वो थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि भाई आप ये हार्मोन बनाओ, तभी बनाएगा। मतलब प्रॉपर हार्मोन आएगा, उस हार्मोन को लेने वाली सेल नॉर्मल होंगी तो ऑटोमेटिकली T3 प्रॉपर बनेगा, और T3 बनने के बाद ये T4 में कन्वर्ट होता है, एक्टिव मॉलिक्यूल में बनता है। और इसे कन्वर्ट करने के लिए लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीवर जो होता है वो T3 से T4 को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। करीब 80 से 75 से लेकर 80% जो T3 है वो T4 में लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और वह हमारी बॉडी में कार्य करता है। पूरी बॉडी की एवरी सेल को ये थायराइड हार्मोन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी में जो हो रही है, नॉर्मल बैलेंस जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, उसे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी बॉडी में जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो T3 बनाना कम कर देती है। T3 बनाना कम कर देती है, T3 नहीं बनेगा तो T4 नहीं बन पाएगा। ठीक है, एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, और एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा तो बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। कई बार T3 बनता है, हमारी थायराइड ग्लैंड काम कर रही है, लेकिन लीवर खराब होने के कारण, लीवर डिस्फंक्शन के कारण वो उसका एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बन पाता है, और जिस कारण से हम कह सकते हैं फिर से हमारी बॉडी में क्या हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। मतलब ग्लैंड अच्छा काम कर रही है, T3 बना, लेकिन लीवर T4 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब भी बॉडी में आपके थायराइड हार्मोन्स की कमी होती है, नॉर्मल से कम आता है, उसे हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसके रियल कॉज हम लोग देखते हैं। रियल कॉज क्या होता है? पहला होता है
ऑटो इम्यून कंडीशन। आपको बता दूं, आज के टाइम में जो मैक्सिमम हाइपोथायराइडिज्म है वो ऑटो इम्यून कंडीशन के कारण होता है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के कारण होता है। कैसे? आपको बता दूं मैं, हम लोग रोजाना बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस खाते हैं, फूड मटेरियल खाते हैं जिसमें ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन नाम का एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो हम लोग डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारा खाते हैं। खासकर ये जो ग्लूटेन होता है सोयाबीन के प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है, सोयाबीन में होता है, इसके अलावा गेहूं में भी होता है, अनाज में होता है, लेकिन जो है सोयाबीन में भी अच्छा खासा लार्ज नंबर में होता है। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं थायराइड में सोयाबीन से बनी चीज़ नहीं खाना चाहिए। क्यों? आज वो आपको मालूम चलेगा। तो जो ग्लूटेन है ये हमारी बॉडी में जाता है, और जब ग्लूटेन बॉडी में जाता है तो हमारी आंतों में पहुंचता है अनाज के द्वारा। जब हमारी आंतों में पहुंचता है ये ग्लूटेन प्रोटीन, तो ये जो प्रोटीन है इसका एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो एब्जॉर्ब होके बॉडी या एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर वहां से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना? लेकिन ये जो ग्लूटेन है, कभी कभी हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इस ग्लूटेन को या ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने का जो मॉलिक्यूल बना है ग्लूटेन से, उस मॉलिक्यूल को हमारा बॉडी क्या मान लेता है? एंटीजन मान लेता है। कई बार हमारी बॉडी में जो ग्लूटेन है इसको, ऐसे जो बनने वाला जो दूसरा मॉलिक्यूल डाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसे क्या मान लेता है? एंटीजन मान लेता है। और एंटीजन मानता है तो इसके अगेंस्ट क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बना लेता है। क्या बना लेता है? एंटीबॉडीज बना लेता है। लेकिन आपको बता दूं, जो ग्लूटेन से जो एक्टिव जो ग्लूटेन जो है उसके जैसे मॉलिक्यूल, या ग्लूटेन से जो दूसरा मॉलिक्यूल बना है ग्लूटेन का डाइजेशन के बाद, वो जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, वो जो प्रोटीन जो है बना है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थायराइड ग्लैंड के कुछ एंजाइम से मैच करता है। मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो पूरे एंजाइम जैसे मैच करता है। आपने सुना होगा या नहीं जानते होंगे, तो जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन इन नेचर के होते हैं। बहुत सारे जो एंजाइम हैं वो जितने एंजाइम से वो प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो थायराइड ग्लैंड है वहां पर एंजाइम है, मतलब वो प्रोटीन इन नेचर का है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो जब वो ग्लूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो, और जो प्रोटीन जो आपके थायराइड ग्लैंड का जो एंजाइम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिमिलर है। तो जब उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी क्या करती है, इस एंजाइम को भी ग्लूटेन मानकर उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। जब वो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो थायराइड ग्लैंड में जो T3 बनने की जो प्रोसेस है आयोडीन को यूज करके, ठीक है, तो T3 बनने की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है और T3 नहीं बन पाता है, क्योंकि एंजाइम कैसा हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, किल हो जाता है, नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या बन गई है? एंटीबॉडी बन गई। एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट नहीं बनी है, वो किसके अगेंस्ट बनी है? ग्लूटेन नामक प्रोटीन जो हमारी बॉडी में जा रहा है उसके अगेंस्ट बनी है। एग्जैक्टली ग्लूटेन के अगेंस्ट बनी है। जो ग्लूटेन डाइजेस्ट होने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है, ग्लूटेन के डाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा है हमारे इंटेस्टाइन में, वो भी प्रोटीन मॉलिक्यूल है ग्लूटेन का। वो मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट अगेंस्ट क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनती है। और वो एंटीबॉडीज जो है वो क्या करती है? हमारे थायराइड ग्लैंड के एंजाइम को डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि उसको भी वो क्या करती है? ग्लूटेन जैसे मटेरियल मान लेती है और डिस्ट्रॉय करती है। स्ट्रक्चर सेम है, और जिस कारण से एंजाइम नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वो T3 फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आज के ज़माने में वेरी कॉमनली जो प्रॉब्लम होती है ये होती है ऑटो इम्यून कंडीशन। मतलब इसमें एंटीबॉडीज बन गई हैं थायराइड ग्लैंड के जो एंजाइम्स उसके अगेंस्ट वर्क करती हैं। उसके अगेंस्ट तो नहीं बनती हैं, दूसरे के अगेंस्ट बनती हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर उसके से मैच करता है, जिस कारण से उसमें वो काम उसको नष्ट कर देती हैं। तो इस कारण से पहले आपकी बॉडी में क्या होगा? T3 बनना कम हो जाएगा और हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, पहला कारण है। दूसरा होता है लीवर डिस्फंक्शन। आपको बताया यदि मेरी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर रही है और प्रॉपर मात्रा में T3 बना रही है, लेकिन T3 हमारी बॉडी में काम नहीं करता है। T3 को T4 में कन्वर्ट करना होता है, और T4 जब बनेगा तभी वो हमारे लीवर हमारी बॉडी में वो काम करेगा। लेकिन T3 से T4 बनाने के लिए हमें चाहिए होता है लीवर। यदि अच्छा लीवर होगा तो प्रॉपर T3 बनेगा, अच्छा लीवर होगा तो प्रॉपर T3 से T4 बनेगा, प्रॉपर T4 बनेगा, और T4 प्रॉपर बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली थायराइड हार्मोन की कमी नहीं होगी। ठीक है? तो सेकंड जो है वो लीवर डिस्फंक्शन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे इंक्रीज एस्ट्रोजन। यदि बॉडी में किसी कारण से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, यदि बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो ये जो एस्ट्रोजन होता है ये क्या करता है? T3 को T4 में
कन्वर्ट होने से रोकता है, T3 को T4 में कन्वर्ट होने से रोकता है, मतलब T3 का एक्टिव मॉलिक्यूल बनने से रोकता है। और जब T3 का एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं बनेगा मतलब T4 नहीं बनेगा, फिर से हमारी बॉडी में थायराइड फंक्शन मतलब थायराइड का जो हार्मोन की कमी हो जाएगी और हम बोलेंगे हाइपोथायराइडिज्म बोल देंगे। इसके अलावा बात करते हैं इंक्रीज, कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, इसमें आपका होता है गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये 3 इम्पॉर्टेंट टाइप की क्या होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं जो बहुत अधिक लगातार बहुत अधिक मात्रा में खाने पर, अचानक से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत अधिक उपयोग करने पर, बहुत अधिक मात्रा में खाने पर, लगातार खाने के कारण ये क्या करती हैं, आयोडीन का यूज़ मतलब आयोडीन को ब्लॉक करती हैं या आयोडीन के यूज़ को ब्लॉक कर देती हैं। हमारी थायराइड ग्लैंड क्या करती है, आयोडीन का उपयोग करके T3 बनाती है। लेकिन यदि आयोडीन नहीं होगा T3 कभी नहीं बनेगा, आयोडीन नहीं होगा तो T3 कभी नहीं बनेगा। आपको बेस्ट आयोडीन चाहिए होता है T3 बनाने के लिए, लेकिन आयोडीन नहीं होगा तो T3 नहीं बनेगा। जब ये लगातार आप बहुत सारे फूड वेजिटेबल्स खाएंगे क्या कर देगा, ये आयोडीन जो है उसके यूज को रोक देगा, आयोडीन को ब्लॉक कर देगा, आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्लैंड नहीं कर पाएगी, और थायराइड ग्लैंड जब आयोडीन का उपयोग नहीं कर पाएगी तो वो T3 नहीं बना पाएगी, T3 नहीं बनेगा तो T4 नहीं बनेगा, और T4 नहीं बनेगा तो फाइनली बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। तो रियल ये 4 कॉजेज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म करने के लिए या T3 T4 के लेवल को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यदि इन चारों को आपने किसी में पता कर लिया या आपको समझ में आया कि 4 कॉज हैं, तो इसको ठीक करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट चीज़ करनी पड़ेगी। और यदि आप पता भी नहीं कर पा रहे हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप वो कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में यदि चारों प्रॉब्लम भी होगी, चारों में से कोई भी प्रॉब्लम होगी या चारों के चारों होगी या चारों में से आप पता नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आप वो डाइट बताऊंगा वो फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम होगी वो उसको न्यूट्रल कर देगी और आपकी थायराइड ग्लैंड नॉर्मली फंक्शन करने लगेगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको सोयाबीन से बने प्रोडक्ट बिल्कुल खाना बंद कर देना है। यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म आ गया है तो सोयाबीन से बने प्रोडक्ट बिल्कुल खाना बंद कर देना है, क्योंकि सोयाबीन में जो ग्लूटेन होता है, वैसे हमारे दूसरे अनाज में भी होता है, लेकिन सोयाबीन का जो ग्लूटेन है वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी, उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जब जाएगा नहीं तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, एंटीबॉडीज की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है, थायराइड ग्लैंड में जो एंजाइम्स हैं वो नष्ट होना कम हो जाएंगे, और नष्ट नहीं होंगे तो वो अपने काम कर पाएंगे और T3 से T4 बना पाएंगे। तो पहला ये है आपको कि सोयाबीन या सोयाबीन से बने प्रोडक्ट खाना बिल्कुल बंद कर देना है आपको, पहला। ठीक है, दूसरा ग्लूटेन फ्री डाइट आपको लेनी है। ठीक है ना, ग्लूटेन फ्री डाइट आपको लेनी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। कभी आपको एक लिस्ट बता दूंगा मैं आपको कि कौन कौन में ग्लूटेन ज़्यादा होता है। उन ग्लूटेन डाइट को, ग्लूटेन फूड को आपको दूर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना कम हो जाएंगी, एंजाइम नष्ट नहीं होगा, एंजाइम नष्ट नहीं होगा तो T3 से मतलब T3 बना पाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे विटामिन डी। विटामिन डी जो है, यदि आप थोड़ा बहुत ग्लूटेन खा भी रहे हैं, लेकिन यदि आपने विटामिन डी को नॉर्मल कर लिया तो विटामिन डी क्या करती है, ये आपकी जो ऑटो इम्यून कंडीशन है उसे ब्रेक कर देती है, उसे कंट्रोल करती है, एंटीबॉडी को बनने से रोकती है, इम्यून सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो यदि आपने विटामिन डी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, विटामिन डी को नॉर्मल रखना पड़ेगा। विटामिन डी को नॉर्मल रखने के लिए आप क्या करें, अच्छे अंडे खा लीजिए। अंडे में आपको पूरा अंडा खाना है, येलो एंड व्हाइट एक ले लीजिए रोजाना, उसमें विटामिन डी आपको मिल जाएगा। और साथ में धूप लेनी है आधे घंटे की, पूरी बॉडी कुछ ओपन होनी चाहिए ताकि तभी सनलाइट जाएगी, तभी धूप बने, धूप से विटामिन डी बनेगा। तो विटामिन डी को मेंटेन करिए, आधे घंटे की धूप लीजिए और 1 अंडा रोजाना खा लीजिए, विटामिन डी आ जाएगा और ये वाली डिजीज जो इस कंडीशन से, इस कारण जो आपको हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। आगे बात करेंगे, सेलेनियम आपको लेना है। तो सेलेनियम का बेस्ट सोर्स होता है अंडा। अंडा आप ले लीजिए, अंडे में अच्छी मात्रा में सेलेनियम होता है। मिल्क ले लीजिए, वेजिटेबल्स ले लीजिए, उसमें अच्छा खासा क्या होता है आपका सेलेनियम होता है। खासकर आप अंडे एग की बात, उसमें आपको सेलेनियम मिल जाएगा। आगे बात करेंगे जिंक। जिंक जो है ये ले लीजिए आप। जिंक क्या करता है, ये भी क्या करेगा, आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, जो आपकी बॉडी में अंडे से, दूध से, वेजिटेबल से, फ्रेश वेजिटेबल से, फ्रेश
फ्रूट से आपको मिल जाएगा। तो आप अंडा ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उससे मिल जाएगा। आयोडीन, आयोडीन में क्या होगा, यदि आप अंडा खाएंगे उससे आपको आयोडीन मिल जाएगा, दूध से आपको आयोडीन मिल जाएगा, नॉर्मल आप नमक खा रहे हैं उससे आपको आयोडीन मिल जाएगा, वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसमें आयोडीन मिल जाएगा। ठीक है, ये आप ले लीजिए। लास्ट में आपको क्या करना है, आपके स्ट्रेस को कम करना है, आपके स्ट्रेस को कम करना है। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज करना चालू कर दीजिए। जितना अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, आधे घंटे का दी एक्सरसाइज अपनी लाइफ में आप करते हैं, वॉक ही यदि आप आधे घंटे की अच्छी करते हैं, तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है, मैं टेंशन वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी भी स्ट्रेस में आती है, बिना टेंशन के भी स्ट्रेस में रहती है, और वो स्ट्रेस को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आधे घंटे का वॉक कर लेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आपकी नींद डिस्टर्ब है तो नींद को भी आपको करेक्ट, नींद नहीं होगी तो वो स्ट्रेस लेवल को इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस को बढ़ाता है। फिर आप वही करें, आधा घंटे का वॉक करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा, नींद भी आएगी, और नींद के कारण जो स्ट्रेस आपको हो रहा है, नींद की कमी कारण जो स्ट्रेस हो रहा है वो भी आपका कम हो जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे फ्रूट्स में आप ले सकते हैं पपीता। पपीता आप ले लें फ्रूट्स में, जो खासकर आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, जो क्या करता है, आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, यदि आप सोयाबीन नहीं खाएंगे तो सोयाबीन क्या करता है, एस्ट्रोजन के लेवल को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, क्योंकि रिसर्च में बताया गया कि जो सोयाबीन है या सोयाबीन से बने प्रोडक्ट होते हैं, या सोयाबीन में क्या होता है, बहुत स्मॉल नंबर में एस्ट्रोजन लाइक मटेरियल होता है, इसलिए आपको ये नहीं लेना है तो आपके एस्ट्रोजन लेवल नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना, इसके अलावा मैंने आपको जो बताया था, जो आप ये ले रहे थे, क्या कहते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी एंड ब्रोकली, ये आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये क्या करेंगे, आयोडीन को ब्रेक करेंगे। लेकिन ये एक अच्छा काम भी करते हैं, आपको बता दूं मैं, ये अच्छा काम भी करते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने में भी हेल्पफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें इंपॉर्टेंस देना है, आयोडीन की प्रेजेंस को बढ़ाना है, इसलिए इनके खाने की जो है लेवल को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब यदि आप करते हैं तो आपकी जो हाइपोथायराइडिज्म है, बिना दवाई के, बिना कोई मेडिकेशन के बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिना दवा के आप अपने इसको ठीक कर सकते हैं, कोई मेडिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी मेडिसिन आप लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डाइट को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के जो थायराइड ग्लैंड है नॉर्मल फंक्शन करेगी और हेल्दी हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, और बॉडी के अंदर हाइपोथायराइडिज्म जैसी कंडीशन को खत्म करने में आपको हेल्प होगी, आप खुद बॉडी की हेल्प करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे अपॉइंटमेंट लेके आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।